Hello everyone. Now let's see the last type of connective tissue. It is your fluid connective tissue. We have seen this connective tissue proper, loose, dense सब देख लिया उसमें. Then we have also studied the skeletal connective tissue, bone और cartilage देखे उसके अंदर. बोन की सारी बातें, कार्टिलेज से रिलेटेड सारी चीजें आपको मैंने शेयर किया. अब फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, इसका हमको बस एक शॉर्ट डिस्कशन लेना है बिकॉज दिस पार्ट विल अगेन कम इन योर बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन चैप्टर नंबर 18. ओके, वहां फिर से आएगा तो हम उसको वहां और डिटेल में देखेंगे. बट फॉर नाउ लेट्स जस्ट हैव अ शॉर्ट स्टडी ऑफ योर फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. सो देयर आर ओनली टू फ्लूइड्स, दैट इज ब्लड एंड लिम्फ. ब्लड and lymph, they act as your blood and lymph, they act as your fluid connective tissue because they are liquid, they flow in the body and they act as connecting material between different parts of your body. So ऐसे दो ही चीजें जो पूरी बॉडी में घूमते रहते, फ्लूइड के फॉर्म में पूरी बॉडी में फिरते. जैसे कि आपने देखा होगा बोन, कार्टिलेज, ये चीजें एक ही जगह पर रहती, उतने एरिया में ही लोकलाइज रहती, वो अपनी जगह चेंज नहीं कर सकते. लेकिन ब्लड और लिम्फ ऐसे कनेक्टिव टिश्यू माने जाते. दे आर द कॉम्प्लेक्स फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू बिकॉज दे कैन मूव विद इन द बॉडी विद द हेल्प ऑफ देयर ओन सिस्टम, आइदर सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम दैट इज कॉल्ड वस्कुलर सिस्टम, एंड लिम्फ सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम. ठीक है, सो लिम्फेटिक सिस्टम अलग रहेगा ब्लड के लिए, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम रहेगा, दोनों मिला के फिर फ्लूइड पूरे अपनी बॉडी में घूमते रहते. इसके लिए ये वाला सारा डिस्कशन एक्चुअली बॉडी फ्लूइड चैप्टर में अपने को देखना था, बट कुछ बातें जो आपको शायद एमसीक्यू में मिल जाए, मैं इसके लिए आपको ये भी यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ. ओके, सो व्हाट इज ब्लड, अपन पहले देखते हैं ब्लड. सो यू नो ब्लड इज रेड कलर्ड. ओके, रेड कलर्ड, इट इज कॉम्प्लेक्स फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, complex fluid connective tissue having color red. Color is red. pH of blood is basic or alkaline, which range in the which has a value between 7.2 to 7.4, but it is taken as 7.4. अल्कलाइन रहता अपना ब्लड, बेसिक रहता है, एसिडिक नहीं रहता अपना ब्लड, अल्कलाइन रहता. 7 से ज्यादा है तो अल्कलाइन हो गया. ये याद रखो, ये एमसीक्यू में पूछेंगे आप. Okay, so blood is complex fluid connective tissue having red color and it flows in the body having a pH of about alkaline pH of about 7.4. Okay, it is basically made up of two parts. Blood के दो हिस्से रहते हैं, blood plasma and blood corpuscles. Blood plasma and blood corpuscles, also known as formed elements. Blood corpuscles are also known as formed elements. Okay, प्लाज्मा, व्हाट इज प्लाज्मा. तो अब आपको एक टेस्ट ट्यूब में अगर आपने ब्लड निकाले, एक पर्सन का रेड कलर का ब्लड है, ठीक है, अब वो प्लाज्मा, उसमें प्लाज्मा कौन सा है और उसमें फॉर्म्ड एलिमेंट्स कौन से, आपको दोनों अलग करने का है, पता करने का है. तो क्या करने का, वो ब्लड को निकालने का और ब्लड को कुछ मिनटों के लिए वैसे रहने देने का. थोड़ी देर के बाद क्या होगा, वो जो प्लाज्मा रहेगा उसमें के जो कोई सेल्स है, जो कुछ भी है, वो सब एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे, ब्लड का कोएगुलेशन हो जाएगा. ब्लड अंडरगोस कोएगुलेशन, और जो पूरे सेल्स है वो सेल्स जुड़ के नीचे एक डार्क रेड ब्राउन ऐसे कलर का एक ब्लड का क्लॉट तैयार हो जाएगा. और ऊपर का जो लिक्विड है वो एकदम पेल येलो, एकदम लाइट येलो कलर का एक लिक्विड बच जाएगा, एकदम कलरलेस ट्रांसपेरेंट ऐसा एक लिक्विड ऊपर दिखाई देगा. जैसे कि आपको मार लगने के बाद पानी निकलता ना, ऊपर थोड़ा सा पानी जमा हो जाता, सो उसी तरीके का थोड़ा सा पेल येलो कलर का, एकदम फेंट येलो कलर का, स्ट्रॉ कलर का. स्ट्रॉ, स्ट्रॉ, वो जो काड़ा रहती घास की, सूखे वाली काड़ा कैसी रहती, कोई भी घास की, तो वो घास फूस के जैसा स्ट्रॉ, उसको बोलते स्ट्रॉ कलर, और पेल येलो कलर का जो दिखेगा. सो दैट इज योर ब्लड प्लाज्मा. इट इज पेल येलो इन कलर, इट इज pale yellow colored fluid. Okay, and this part is your cellular part, it is the formed element. समझा कैसे अलग अलग करते ब्लड में से प्लाज्मा और सेल्स को, सिंपली ब्लड को वैसे रख देने का. या इसके अलावा सेंट्रीफ्यूगेशन भी कर सकते हैं. सेंट्रीफ्यूगेशन में भी सारे सेल्स नीचे जाके बढ़ेंगे, प्लाज्मा जो फ्लूइड रहेगा, सो दैट फ्लूइड पार्ट, इट इज द लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड, लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड. ओके, एंड इट इज द सेल्युलर पार्ट ऑफ ब्लड, सेल्युलर पार्ट ऑफ, समझ रहे. ओके,
then it forms about 55% of total blood and remaining 45% is your blood corpuscles. ये 50 से ज्यादा रहना, आधे से ज्यादा प्लाज्मा रहता और इसमें 45% सेल्स भुला रह जाते. ओके, प्लाज्मा के बारे में बात करते. प्लाज्मा कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट मटेरियल लाइक न्यूट्रिएंट्स, वाटर, प्रोटीन्स, ions, some temporary elements या temporary material like hormones, waste, nutrients भी इसी में आ जाएंगे क्योंकि टेम्पररी रहता है. न्यूट्रिएंट्स जब तुम खाना खाएंगे, खाने के बाद वो पचे वाला पूरा जो फूड रहेगा, डाइजेस्टेड फूड, उसमें के जो न्यूट्रिएंट्स है ब्लड में चले जाएंगे, प्लाज्मा में घुल जाएंगे, लेकिन सेल्स उसको अपटेक कर लेंगे. ब्लड पूरे बॉडी में फिरेगा जब, तो पूरे न्यूट्रिएंट्स वापस से कम हो जाएंगे, सेल्स उसको ब्लड में से निकाल लेंगे, तो ब्लड में से फिर न्यूट्रिएंट वापस कम हो जाएंगे. सो टेम्पररी पीरियड के लिए न्यूट्रिएंट्स है. उसी तरीके से सेल्स जो कुछ भी न्यूट्रिएंट्स यूटिलाइज करेंगे, उससे कुछ वेस्ट तैयार होगा और उसको वापस से डंप कर देंगे ब्लड में रिलीज कर देंगे. वो सारा वेस्ट बॉडी से जमा होता पूरा और किडनीज में आके उसका फिल्टर होगा, वहां से यूरिन के फॉर्म में वो एक्सक्रीट हो जाए. सो वेस्ट भी थोड़े टाइम के लिए रहता अपनी बॉडी में, न्यूट्रिएंट्स भी थोड़े टाइम के लिए रहते. इसी तरीके से हार्मोन्स जो रहते आपके ग्लैंड्स ने सिक्रेट करा है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स ने, वो हार्मोन्स भी कुछ फिक्स टाइम के लिए रहते ब्लड में, बाद में वो अपना एक्शन दिखाने के बाद वहां से गायब हो जाते हैं. ओके, उनको सेल्स में चले जाते हैं, बॉडी में डिफ्यूज हो जाते हैं. सो हार्मोन्स भी टेम्पररी पीरियड के लिए. आयंस में तुम्हारे सारे आयंस ले लो, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, जो भी आयंस रहेंगे अपने, ऑल आयंस आर प्रेजेंट इन ब्लड. ठीक है. न्यूट्रिएंट्स में तुम्हारे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, अमाइनो एसिड्स, जो भी तुम खाएंगे, फैट्स, लिपिड्स, वो सब ब्लड में जाने वाला है. प्रोटीन्स में तुम्हारे सबसे इंपॉर्टेंट है प्लाज्मा प्रोटीन्स. मैंने अलग से प्रोटीन्स लिखा, सो उसका मतलब क्या है, प्लाज्मा प्रोटीन्स. सो विच प्लाज्मा प्रोटीन्स आर प्रेजेंट? 90% वाटर रहेगा और 2 to 8% प्रोटीन्स रहेंगे एंड दे आर कॉल्ड प्लाज्मा प्रोटीन्स. वाटर कितना है? 90% है प्लाज्मा में. टोटल पानी कितना है उसमें? 90%. और प्लाज्मा प्रोटीन्स आर अबाउट 2 to 8%. दे आर 4 रहते, अल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन. चारों प्रोटीन्स कौन से? ब्लड प्लाज्मा के 4 प्रोटीन्स कौन से? ये एमसीक्यू मिलेगा आपको. प्लाज्मा प्रोटीन्स ब्लड में मिलना है 4 प्रोटीन्स कौन से? अल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजेन. अल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन. ठीक है. अल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन के फंक्शंस क्या है? दे मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर, दे प्रोवाइड इम्यूनिटी, दे बोथ हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग. लास्ट के दोनों ब्लड क्लॉटिंग के काम आते हैं. वो सब डिटेल फंक्शंस अपने को बाद में देखेंगे. अभी के लिए सीधे याद रखने का, व्हिच प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन ब्लड प्लाज्मा? या दीस 4, अल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन. ठीक है. देन प्लाज्मा प्रोटीन होने के बाद इसके फंक्शंस क्या रहेंगे? व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ योर ब्लड प्लाज्मा? तो फंक्शंस क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्ट. वो मेन ट्रांसपोर्ट का काम करेगा. उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स घुल रहे हैं, डिसॉल्व हो रहे हैं, वेस्ट डिसॉल्व हो रहा है. सो इट विल कैरी इट अराउंड द बॉडी, इट विल ट्रांसपोर्ट दैट मटेरियल विद इन द बॉडी. मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन. इट विल आल्सो ट्रांसपोर्ट मटेरियल as well as transport of gases like O2 and CO2. ऑक्सीजन भी उसमें डिसॉल्व होती है कुछ अमाउंट में CO2, इवन मैक्सिमम अमाउंट में CO2 वहाँ पे डिसॉल्व होता. और बॉडी में फिर ऑक्सीजन सप्लाई करने का रहेगा तो वहीं पे डिसॉल्व होकर जाएगा. आते आते CO2 भी वहीं से लेके आएंगे. सो बहुत सारा अमाउंट का ऑक्सीजन और CO2 का ट्रांसपोर्ट वही करें. प्लस ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ वेस्ट मटेरियल, ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ दीज सेल्स. सबका ट्रांसपोर्ट काम कौन करेगा? तुम्हारा ब्लड प्लाज्मा. It's a reservoir that has these things and that reservoir will transport these things within the body up to different parts. So एक प्रकार से कनेक्शन बन जाता है. समझ रहे? इसका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ व्हाट? मटेरियल लाइक न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट, हार्मोन्स, इम्यूनिटी मॉलिक्यूल्स. ठीक है. देन योर ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स, ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स, देन योर गैसेस, सब चीजों का आयंस, ऑल आर ट्रांसपोर्टेड विद द हेल्प ऑफ ब्लड प्लाज्मा. समझ में आया ब्लड प्लाज्मा क्या है? शॉर्ट. ओके. नाउ लेट्स सी व्हाट इज ब्लड सेल्स. सो फॉर्म्ड एलिमेंट्स क्या रहते हैं? सो योर ब्लड फॉर्म्ड एलिमेंट्स आर योर एक्चुअली ब्लड सेल्स. सो दे आर ऑफ 3 टाइप्स. योर आरबीसीस, डब्ल्यूबीसीस और प्लेटलेट्स.
RBCs, WBCs and platelets, also known as erythrocytes, leukocytes and thrombocytes. तीन प्रकार के सेल्स हैं, तीनों के दूसरे नाम erythrocytes, RBCs, WBCs, leukocytes और platelets, thrombocytes. What are RBCs? Red blood cells के corpuscles, corpuscles. कार्पस्कल मतलब छोटे छोटे पार्टिकल जैसे मॉलिक्यूल जैसे, उसको कार्पस्कल वर्ड यूज करते हैं. सो कार्पस्कल्स नॉट सेल्स. आरबीसी का फुल फॉर्म तुम टिक कर दे, रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड कार्पस्कल्स. और नॉर्मल लैंग्वेज में आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल्स, लेकिन सी स्टैंड्स फॉर कार्पस्कल. सिमिलरली व्हाइट ब्लड कार्पस्कल्स. प्लेटलेट्स दे आर कलरलेस, दे आर रेड इन कलर, दे आर व्हाइट इन कलर और कलरलेस एक्चुअली, लेकिन फिर भी उनको कलरलेस व्हाइट मानते हैं, colorless and they are also colorless. ठीक है, ओके. नाउ लेट्स सी व्हाट इज आरबीसी. अब इनके टाइप्स देखते हैं थोड़ा सा शॉर्ट में डिस्कशन. सो आरबीसीज अगर बात करूं मैं, सो दे आर बाय एंड डिस्क शेप्ड. बाय एंड डिस्क शेप कैसा रहता है देखो, बाय कॉन्केव और डिस्क. पहले तो डिस्क मतलब गोल रहेंगे, ठीक है, तो गोल ऐसे भी गोल हो सकते प्लेट के जैसे आपके, ठीक है. लेकिन बाय कॉन्केव शेप कैसा रहता, सो ऊपर से भी थोड़ा सा गैप बनेगा और नीचे से भी ऐसा गैप बनेगा और इस तरीके से दबे वाले रहेंगे. अब ये कैसा इमेजिन करने का, सो जो रोटी बनाते अपन तो उसके लिए जो आटा रहता तो पहले आटे का गोल बना लेते तुम, फिर आटे को दबा दिया ऐसे, सो एक ये बन जाएगा ऐसा शेप. उसको बीच में से प्रेस करो, जैसा कचौरी बनाने के लिए करते, बीच में से प्रेस करते और साइड से बॉर्डर मोटी रखने की. सो साइड से बॉर्डर मोटी और बीच में से दोनों तरफ से प्रेस, सो दोनों तरफ से कॉन्केव बन रहा. दिस शेप इज नोन एज बाय कॉन्केव शेप. प्लस सिंस इट इज सर्कुलर, ऊपर से देखेंगे तो तुमको सर्कुलर दिखेंगे, लेकिन बीच में से सब प्रेस हुआ रहेगा. सो दिस इज डिस्क शेप्ड एंड बाय कॉन्केव आरबीसी. ओके, दे आर enucleate when mature, but when young they have nucleus. जब वो यंग रहते तो उनमें न्यूक्लियस रहता, लेकिन जब वो मैच्योर हो जाते तो उसके बाद उनमें का न्यूक्लियस गायब हो जाता. ओके, देयर मेन फंक्शन इज टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, ट्रांसपोर्ट O2 एंड CO2. सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन. ओके, बिकॉज दे कंसिस्ट ऑफ अ रेड कलर्ड रेस्पिरेटरी पिगमेंट, red colored respiratory pigment called which one? Hemoglobin. Hemoglobin made up of iron and globin protein. So prosthetic group is iron, hem group. बराबर है. So ये hemoglobin RBCs में रहता, which gives red color to RBCs and hence they appear red cells. This hemoglobin protein has a capacity to bind with oxygen as well as to bind with CO2 and it can carry them, so therefore it transports O2 and CO2. How, why वो सब अपने को respiration वही chapters में देखने हैं. But main function of RBC, transport of gases, transport of these gases. Okay, so RBC के बारे में इतना काफी है. इससे ज्यादा बात है कितने रहते हैं RBC, hemoglobin कितना रहता है RBC का लाइफ स्पैन 120 days. ये याद रख लो बस. लाइफ स्पैन कितना है 120 डेज. ओके, और प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन को बोलते हैं इरिथ्रोपोएसिस. फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इज नोन एज इरिथ्रोपोएसिस व्हिच अकर्स इन रेड बोन मैरो. अपन ने बोन में देखे, रेड बोन मैरो में तैयार होते इरिथ्रोपोएसिस से आरबीसी, रेड बोन मैरो. प्लस दे आर आल्सो फाउंड इन लीवर, स्प्लीन. Okay, they are also found in these organs also. Okay, but red bone marrow सबसे ज्यादा मेन एरिथ्रोपोएटिक ऑर्गन है, वहाँ पे सबसे ज्यादा आरबीसी तैयार होते हैं. ठीक है, लीवर और स्प्लीन में जो फीटस रहता है उसमें तैयार होता. एक्चुअली स्प्लीन में और लीवर में आरबीसी डिस्ट्रॉय भी होते हैं. वहाँ पे तुम्हारे बाइल पिगमेंट्स तैयार होते हैं आरबीसी डिस्ट्रॉय होके, जिससे फिर अपने फीकल मैटर को कलर इम्पार्ट होता, कलर आता. दैट इज ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ ओल्ड आरबीसी इन लीवर एंड स्प्लीन. ठीक है, बट आरबीसी आर फॉर्म्ड हियर. ठीक है, देन अगर आरबीसी के बाद बात करूं, सो देन इट्स योर डब्ल्यूबीसीस. डब्ल्यूबीसीस आर योर ल्यूकोसाइट्स. यहां लिख लेता, ल्यूकोसाइट्स. दे आर कलरलेस, दे आर
colorless. Okay, and there are of two types, granulocytes and agranulocytes. Granulocytes and agranulocytes. ग्रेन्यूलो मतलब जिनमें ग्रेन्यूल है, साइट्स मतलब सेल्स. तो इसमें तीन प्रकार रहते हैं, न्यूट्रोफिल्स, एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स. न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स. अब ये सब फैक्चुअल डेटा है, इससे ज्यादा और ऐड करने का है, बट मैं तुमको एक चार्ट बना के दे रहा हूं बस, जो अपने को वो चैप्टर में डिटेल में देखने का है. आपको एक शॉर्ट बता रहा हूँ बस, अपने को इतना डिटेल में चैप्टर में नहीं है. हाँ, लेकिन आगे करना ही है तो तुमको तब मैं बताऊंगा डिटेल में, वो रिलेवेंट पार्ट जब अच्छे से समझना आता. तो अभी इतना इसका ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है. न्यूट्रोफिल्स, दीज आर द थ्री टाइप. एसिडोफिल्स को बोलते हैं इओसिनोफिल्स, बिकॉज इओसिन जो एसिडिक डाई है उससे ये इनका कलर आता है. ओके, एंड बेसोफिल्स, इनको बेसिक डाई से कलर कर सकते हैं अपन, जब तुमको स्टडी करने का रहेगा. सो अभी मैं बोला ल्यूकोसाइट्स आर कलरलेस, तो तुमको ब्लड में दिखेंगे क्या फिर ये? नहीं, कलरलेस है. फिर उनको देखने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा? उनका स्टेन करना पड़ेगा. सम स्टेन शुड बी यूज्ड. सो इनको स्टेनिंग करने के लिए न्यूट्रल स्टेन यूज करते हैं. इनको स्टेन करने के लिए एसिडिक स्टेन सच एज इओसिन इज यूज्ड, और these are stained with the help of basic stain, therefore they are called basophils. Fill मतलब like, fill मतलब like affinity. So they have affinity for neutral base stain, they have affinity for eosin or acidic stain, they show affinity for basic stain. Okay, so इनका शेप क्या रहेगा? They are all amoeboid in shape. इनका सबका शेप कैसा है? amoeboid, मतलब अमीबा की जैसा irregular shape. Okay, but they have different nuclei. ये सब अलग अलग क्यों है? Because of different nuclei. अब इनके न्यूक्लियस कैसे रहते? इनके न्यूक्लियस रहेंगे अलग अलग शेप के. जैसे कि न्यूट्रोफिल्स का न्यूक्लियस जो रहता है, it has 3 to 5 lobes. It has 3 to 5 lobes. अब तुम बोलेंगे सर ये क्या ड्रॉ कर रहे हैं? देखो इसका न्यूक्लियस कैसा इमली के जैसा रहेगा. इमली कैसे रहती तुम्हारी? अपन जो इमली खाते हैं सो कैसे उसको गांठ जैसे रहते हैं ऐसे, राइट? ऐसे लोब रहते हैं, उसके अंदर एक एक चिंच रहते हैं, उसके अंदर बीज रहेंगे. सो वैसे इधर मल्टीपल लोब्स रहेंगे. सो न्यूक्लियस में कितने लोब्स है? 3 to 5 लोब्ड न्यूक्लियस. दिस इज द आइडेंटिफिकेशन फीचर ऑफ न्यूट्रोफिल. Along with that, cytoplasm has small granular material, hence it is the part of granulocyte. सब में रहेंगे ग्रैन्यूल्स. इनके साइटोप्लाज्म में क्या रहता? ग्रैन्यूल्स. और अग्रैन्युलोसाइट्स में ग्रैन्यूल्स नहीं रहेंगे, प्लेन साइटोप्लाज्म में. इनमें ग्रैन्यूल्स रहेंगे, इसके लिए ग्रैन्युलोसाइट्स. इनमें ग्रैन्यूल्स नहीं है. ओके, दीज आर लार्जेस्ट सेल्स हियर. दे आर फैगोसाइटिक इन फंक्शन. दे विल अटैक एंड एंगल्फ द पैथोजन. ओके, न्यूट्रोफिल्स. देन अगर इनके न्यूक्लियस की बात करूं, सो दे हैव अ बायलोब्ड न्यूक्लियस. अ बायलोब्ड मतलब कितने लोब्स है? बाय मतलब 2 लोब्स है. Okay, so this is nucleus. This is also nucleus. आजू बाजू cytoplasm. They have S-shaped nucleus. S-shaped nucleus, or also known as twisted nucleus. एक लंबा सा लो और उसको ट्विस्ट कर दो, so कैसा स्प्रिंग जैसा तैयार हो जाएगा, ट्विस्टेड और एस शेप जैसा दिखेगा. So it is S-shaped or twisted nucleus. It is present in basophils. Along with that, cytoplasm has granulocytes. Cytoplasm has granulocytes. ठीक है? So these are the shapes of nuclei. Then here, agranulocytes are of two types: lymphocytes and here monocytes. Lymphocytes and monocytes. Lymphocytes have a large round nucleus, large round single nucleus. Hence the cytoplasm becomes ring like, एकदम रिंग साइड में साइटोप्लाज्म एकदम रिंग जैसा पड़ता. ओके, एकदम कम साइटोप्लाज्म था और बड़ा सा न्यूक्लियस रहता. एंड मोनोसाइट हैज बीन शेप्ड और किडनी शेप्ड न्यूक्लियस. किडनी जैसा दिख रहा है क्या? बीन जैसा दिख रहा है क्या कोई भी? ओके, सो इट हैज बीन और किडनी शेप्ड न्यूक्लियस. ये पार्ट इसीलिए बता रहा मैं क्योंकि तुमको एटलीस्ट शेप्स ऑफ न्यूक्लियस तो भी लर्न करने के. अभी WBCs का जो क्लासिफिकेशन है ये तो भी लर्न हो जाना चाहिए. WBCs are colorless, they are amoeboid, means they are amoeba like, they have different shapes. Okay,
but they are of the two types, granulocytes due to presence of granules in their cytoplasm and agranulocyte because granules are absent, clear cytoplasm is present. They are of again three types, neutro, acido and basophils because they stain with neutral dye, acidic dye or basic dye. They have different shapes of nucleus such as 3 to 5 lobes in neutrophils, bilobed or 2 lobes in eosinophils and S-shaped or twisted nucleus in basophils. They lack granules in their cytoplasm, but their nucleus is round and single in lymphocytes and kidney shaped nucleus in monocytes. मतलब तुम न्यूक्लियस देखकर भी तुम सेल के डायग्राम पर से पहचान सकते कि कौन सा WBC है. ओके, again your WBC lymphocytes are of two types, B lymphocyte, T lymphocyte. They have same structure but different functions, so we will deal with it in that chapter, but this is the basic classification of your WBCs. Okay, so function क्या रहेगा? They provide you with immunity. They are the soldiers of body. They fight against infections. They fight against the foreign particles, bacteria, viruses that are entering your body. At the site of injury also their working is very vast and they just provide you with immunity. Okay, so इनका function सिर्फ इतना रहेगा, they are soldiers and immunity system associated with immunity system. Okay, lastly this is your platelets. अगर platelets की बात करूं, so platelets are colorless. Platelets आपने सुने होंगे वर्ड, पेशा कम हो गई, प्लेटलेट कम हो गए, आजकल बहुत हो रहा है आसपास. तो प्लेटलेट क्या रहता है एक्चुअली? दे आर स्मॉल इरेगुलर फ्रैगमेंट्स, स्मॉलेस्ट इरेगुलर फ्रैगमेंट्स. ओके, स्मॉलेस्ट इरेगुलर फ्रैगमेंट्स एंड दे आर आल्सो विदाउट न्यूक्लियस. अभी ये ऑलरेडी फ्रैगमेंट है. होता क्या, एक बड़ी सेल रहती जिसमें एक बहुत बड़ा न्यूक्लियस रहता. दिस सेल इज नोन एज मेगा कैरियोसाइट. मेगा कैरियोसाइट, मेगा मतलब बहुत बड़ा, कैरियन मतलब न्यूक्लियस, सो साइट मतलब सेल. अ सेल हैविंग अ लार्ज न्यूक्लियस, सो दिस सेल इज प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो. बोन मैरो में तैयार होता है. But when this cell matures and attains maximum size, it quickly undergoes degradation and it breaks into small fragments. उसके छोटे छोटे पतले पतले प्लेट जैसे टुकड़े हो जाते और वो टुकड़ों को बोलते तुम प्लेटलेट्स. प्लेटलेट्स जैसा ड्रॉप के टुकड़े ड्रॉपलेट्स, प्लांट के छोटे प्लांट्स प्लांटलेट्स, वैसे बड़ी प्लेट के टुकड़े प्लेटलेट्स. समझ में आ रहा है? They are also called thrombocytes. They are also called thrombocytes. Okay, and they are produced from the cells called megakaryocytes. Okay, megakaryocytes. ये mother cells, इनके टुकड़े होके thrombocytes में. Okay, so this is thrombocyte. They are colorless, without nucleus, क्योंकि nucleus के भी टुकड़े हो गए, dissolve हो जाता, nucleus टूट जाता. And they are only helpful in most important blood clotting process. किस काम में आते हो? ब्लड क्लॉटिंग का काम करते हैं. दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ब्लड. मार लगने के बाद ब्लीडिंग रुक जाती है, वहाँ पे एक ब्लड का पूरा क्लॉट तैयार हो जाता, थक्का जमा होता, ब्लड का एक ब्राउन कलर का ऐसा सूख जाता ब्लड. वो जो प्रोसेस है तैयार हो रहा वो, सो दैट प्रोसेस इज डन बाय योर प्लेटलेट्स. ओके, कैसे क्या थ्रोम्बोप्लास्टिन सीक्रेट करते हैं, क्या होता है, सब प्रोसेस अपने को बाद में देखने की चाहिए. लेकिन अभी के लिए शेप और साइज और फंक्शन तो याद रखो थोड़ा बहुत. शेप कैसा है, कहाँ घूम रहे. ओके, सो दिस इज अबाउट योर ब्लड. ब्लड में के सेल्स समझ में आए, ब्लड कार्पस्कल समझ में आए, तीन प्रकार के आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स, टाइप्स वगैरह देख लिया अपन ने सबके. ओके, लास्टली जस्ट हैव अ लुक ऑन लिम्फ. व्हाट इज लिम्फ? अपने को दो चीजें देखने की ना. सो लिम्फ इज द सेकंड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. इट इज सेकंड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. व्हाट इज लिम्फ? सो व्हेन ब्लड इज फ्लोइंग थ्रू ब्लड वेसल्स, अपने आर्टरीज है, ब्लड हार्ट रहता तुम्हारे को, ऐसा नहीं रहता मालूम मुझे, जैसा भी रहेगा. सो हार्ट पंप्स द ब्लड इनटू बॉडी टुवर्ड्स ऑल बॉडी पार्ट्स एंड ब्लड इज अगेन कलेक्टेड बाय वेन्स एंड इट अगेन कम्स टू हार्ट. सो ब्लड जब रहेगा तुम्हारा ब्लड में ऐसा हार्ट से पंप होगा, एओर्टा से निकलेगा, एओर्टा के आर्टरीज बनेंगे. ठीक है, आर्टरीज के और छोटे छोटे फाइन वेसल्स बनेंगे, दे आर कॉल्ड आर्टेरियोल्स. और आर्टेरियोल से और पतले पतले और छोटे छोटे ऐसे कैपिलरीज बनेंगे. ठीक है, मतलब इनके अंदर से ब्लड फ्लो होने वाला है तुम्हारा. समझ रहा? सो क्या होता, कैपिलरीज आर स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स एंड दे आर सराउंडेड बाय सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियम.
They are surrounded by squamous epithelium. Wall of capillary is made up of squamous epithelium. So single layer of cells से बना एकदम पतला ट्यूब रहता, सबसे बारीक। और जब ब्लड उसमें से फ्लो होता तो होता क्या, वो थोड़ा सा ऐसा फैल जाएगा ना, जब ट्यूब में पानी जाएगा तो वो फैल जाएगा ना ट्यूब थोड़ा सा, और फैलने के साथ क्या होता है, सेल्स के बीच में जो स्पेस है वहां से थोड़ा सा पानी लीक होता। अब ये जो पानी बहेगा कैपिलरी में से, ब्लड बहेगा, स्पीड में आता प्रेशर से ब्लड, तो थोड़ा सा ब्लड क्या होता, बाहर निकल जाता। अब कौन सा हिस्सा ब्लड का बाहर निकलता, प्लाज्मा बाहर निकलता, सेल्स नहीं निकलते। आरबीसी अंदर रहेंगे, डब्ल्यूबीसी अंदर रहेंगे, सिर्फ क्या होगा, सम liquid portion of blood, that is your blood plasma, will come out of your blood capillaries. Liquid part or plasma of blood comes out of blood capillaries. Blood capillaries से बाहर आ जाए, and it accumulates in between the interstitial fluid, इंटरस्टिशियल स्पेस और इंटरसेल्युलर स्पेस, और आजू बाजू जो सेल्स हैं उनके बीच में जो जगह है वहां पे वो लिक्विड भर जाएगा, वहां पे लिक्विड जमा होगा सेल्स के बीच में, ठीक है, आजू बाजू। इससे क्या होगा, वो सेल्स के आजू बाजू पानी जैसा भर जाएगा पूरा, ठीक है, लेकिन उसको कलेक्ट करना जरूरी नहीं, तो सेल के आजू बाजू पानी रहेगा तो सेल परेशान, यार एक चिक्कड़ हो रही है यहाँ पे, पानी निकालो, साफ करो, किचकिच होंगी ना वहाँ पे, तो वो पानी को अपने कलेक्ट करना पड़ेगा। सो एक स्पेशल सिस्टम रहता है अपनी बॉडी में टू कलेक्ट दिस blood plasma which is now outside the blood vessel. So this complete fluid is called interstitial fluid. प्लाज्मा निकल गया बाहर, अब उसको क्या बोलने का, interstitial fluid, and becomes inter मतलब in between, stitial मतलब cell, so inter in between cell, it will become interstitial fluid. This interstitial fluid is collected by special vessels called as lymph vessels. अब इसको कलेक्ट करने के लिए क्या आता है, इधर ऐसे ट्यूब जैसा रहता है, ओके, ये सब बह के आता है ट्यूब में, इधर जमा, इधर सेल्स रहेंगे, ऐसा पैक हो जाएगा, सो यहाँ से फिर वो सेल एक वेसल चालू होंगे और उसमें वो पूरा लिक्विड बह के है। कैपिलरी इधर से है, कैपिलरी अलग है, ब्लड कैपिलरी, और ब्लड का जो प्लाज्मा का हिस्सा बाहर निकल गया उसको कलेक्ट करने वाली वेसल उसके बाजू च रहेगी, वो पूरा ड्रेन करती, उसको वहां से निकाल के जमा करती। सो दिस वेसल इज नोन एज लिम्फ वेसल, एंड नाउ दिस फ्लूइड which enters lymph vessel is known as lymph. This fluid which enters lymph vessel is now called lymph. अब तक उसको क्या बोलने का था, this is the liquid part of blood or plasma of blood that comes out of blood capillaries and remains in intercellular spaces, hence we call it as interstitial fluid or intercellular fluid. उसको सिर्फ क्या बोलने का, इंटरस्टिशियल फ्लूइड या इंटरसेल्युलर फ्लूइड। बट व्हेन इट इज कलेक्टेड बाय लिम्फ वेसल, व्हेन इट इज कलेक्टेड बाय लिम्फ वेसल, ये लिम्फ वेसल इसको कलेक्ट करेगी, इधर की लिम्फ वेसल कलेक्ट करके लेंगी, एंड अल्टीमेटली दिस इंटरस्टिशियल फ्लूइड इज नाउ नोन एज योर लिम्फ। अब उसको बोलने का लिम्फ। सो हाउ टू डिफाइन लिम्फ? लिम्फ इज द लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड दैट कम्स आउट ऑफ ब्लड कैपिलरीज। लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड, सेल्युलर पार्ट नहीं आता, कौन सा पार्ट आता, लिक्विड, मतलब कौन सा, प्लाज्मा। लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड दैट कम्स आउट ऑफ ब्लड कैपिलरीज एंड accumulates as interstitial fluid. When it is collected by lymph vessel, it is called lymph. A special system works here to collect the lymph from all around the body. That system is known as lymphatic system. Okay, its function is to collect the lymph, to provide immunity. ओके, WBCs also come out here. WBCs भी आ जाते हैं इसके अंदर, सिर्फ RBC नहीं आते। सो लिम्फ क्या रहेगा, लिम्फ Q क्या सब बाद में इज इक्वल टू ब्लड, ब्लड में से क्या नहीं आएगा, ब्लड माइनस ब्लड प्लाज्मा प्लस ब्लड प्लाज्मा के साथ साथ क्या आएंगे, WBCs एंड प्लेटलेट्स, WBCs एंड प्लेटलेट। लिम्फ में ये चीजें रहेंगी। अब प्लाज्मा में क्या क्या रहता है, प्रोटीन्स रहते, न्यूट्रिएंट्स रहते, हार्मोन्स रहते, ये सब चीजें आ जाएंगी, वाटर रहता। बट आरबीसीज नहीं आएंगे, बिकॉज आरबीसीज कैन नॉट कम आउट ऑफ ब्लड कैपिलरीज। डब्ल्यूबीसीज दे आर अमीबॉइड इन शेप एंड अमीबा कैन स्क्वीज, वो स्क्वीज चपटा हो जाता और फिर ये कैपिलरी को फोड़ के ऐसा 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 वल वल करके बाहर निकल जाता। WBCs कैन कम आउट बट RBC कैन नॉट चेंज इट शेप, RBCs ऐसे रहते, so they cannot come out
only WBCs will come out and they can become the part of lymph. समझा? So this is lymph. Main function to provide immunity, to collect waste from body, to provide nutrition, to provide gases. वो जैसा blood plasma का काम है वैसा ही काम इनका भी रहेगा. Okay? So this is about your lymph blood. इसी तरीके से करता CSF. It is cerebrospinal fluid. Cerebrospinal fluid. The fluid present around your brain and spinal cord. Cerebro मतलब brain, spinal मतलब spinal cord. So इनके आजू बाजू एक fluid घूमते रहता. That fluid is known as cerebrospinal fluid. Okay. It also acts as a connection between brain and spinal cord. उनके आजू बाजू कनेक्टिव टिश्यू का काम करता. न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, शॉक एब्जॉर्बर, न्यूट्रिशन टू ब्रेन टिश्यू, शॉक एब्जॉर्बर. आपको जो ऐसे मारे तो एक ब्रेन में वाइब्रेशन क्रिएट होते, तो वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब कर लेगा स्पाइनल कॉर्ड का तुम्हारा सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड. सो दीज आर दी फंक्शंस ऑफ CSF. ये भी एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू. Okay, so basically largest two connective tissue are blood and lymph. CSF is also present as connective tissue around your brain and spinal cord. Okay, so this is all about your fluid connective tissue. यहाँ पे blood, lymph और CSF वाला पार्ट खत्म होता. We'll study. आप इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लो, इसके फोटोज देख लो जो जो आए थे. We'll study the structure and functions of your different types of muscles. बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. मसल्स के बारे में अच्छे से देखना. पूरा एक चैप्टर है अपने को लोकोमोशन एंड स्केलेटन एंड लोकोमोशन. तो उसमें आपको मसल्स का कंसेप्ट अच्छे से पता रहा तो वो चैप्टर बहुत अच्छे से जाएगा. देयरफॉर विल सी इट इन डिटेल, स्टडी ऑफ मसल मस्कुलर टिश्यू इन आवर नेक्स्ट लेक्चर.